नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पे। पॉलिटी में हमने इससे पहले भाग 2 पढ़ा था, नागरिकता, और इसके बाद हमने पढ़ा मौलिक अधिकार। यानी 5 से 11 हमने पढ़ा और फिर 12 से 35 पढ़ा। इतने अनुच्छेद हमने विधिवत पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 4, नीति निर्देशक तत्व। इसमें हम सारी चीजें पढ़ेंगे, चाहे वो प्री से संबंधित हो और चाहे वो मेन से संबंधित हो, क्योंकि कई बार अनुच्छेद पूछ लिया जाता है, कई बार अनुच्छेद का संबंध पूछ लिया जाता है। क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। हम आपको मुख्य मुख्य टॉपिक ही पढ़ाएंगे जिससे कि आपकी परीक्षा में भाग 4 से संबंधित कोई भी चीजें आती हैं तो आपकी छूटे ना। इससे पहले भाग 3 और भाग 2 यदि आपने नहीं देखा है तो आप उनको देख लीजिएगा पूरी क्लास। उसमें भी हम आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद बहुत आसानी से समझा दिए हैं, जिससे कि आपको बाद के लिए भी याद रहें। भारतीय संविधान का भाग 4 जो है, यह नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा गया है। भारत के लोकतंत्र और समाजवाद के मूलभूत ढांचे का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है ये। इसे संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के दौरान शामिल किया गया था। यह 26 जनवरी 1950 से लागू है, यानी जब से हमारा संविधान लागू है तब से यह लागू है। इसका उद्देश्य राज्य को यह निर्देश देना है कि वह अपने शासन और नीति निर्माण में किस प्रकार सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करे। यह आपसे पूछा गया था कि नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या होता है। नीति निर्देशक तत्व सीधे नागरिकों के कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन ये राज्य के लिए एक मार्गदर्शन और दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। पूछा जाता है परीक्षा में कि यह क्या कानूनी अधिकार हैं, तो नहीं, यह कानूनी अधिकार नहीं है। बस ये तत्व राज्य को निर्देश देते हैं कि नीतियां बनाते समय गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दी जाए। अब हम देखते हैं इनका महत्व क्या था, फिर हम एक एक करके सारे अनुच्छेद जो हैं हमारे 36 से लगा के 51 तक हम पूरे पढ़ेंगे। भाग 4 का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान के लक्ष्यों जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक लोकतंत्र को साकार करना है। भारत के संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि भारत केवल राजनीतिक लोकतंत्र न बने, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक रूप से न्यायपूर्ण राज्य बने। नीति निर्देशक तत्व राज्य को निर्देश देते हैं कि वह अपने प्रशासन में, अब देखो क्या क्या निर्देश देते हैं। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करे, आर्थिक न्याय और संसाधनों का न्याय संगत वितरण करे, समान अवसर सभी नागरिकों को के लिए सुनिश्चित करे, लोकतंत्र की मजबूती बनाए रखे। भाग 4 का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के साथ संतुलन स्थापित करता है। भाग 3 नागरिकों को यह अधिकार देता है कि भाग 4 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह उन अधिकारों को साकार करने के लिए किस दिशा में नीतियां बनाए। इस पंक्ति का मतलब यह है कि भाग 3 जो है वह नागरिकों को अधिकार दे देता है कि क्या अधिकार देता है कि भाग 4 राज्य को निर्देश दे और वह अधिकारों को साकार करने के लिए किस दिशा में नीतियां बनाए। कानूनी स्वरूप इसका क्या रहता है। नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 में वर्णित हैं। ये न्यायालय में लागू होने करने के योग्य नहीं हैं, लेकिन राज्य इन्हें अपने नीति निर्माण और कार्यक्रमों में लागू करने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में टकराव होने पर मौलिक अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि कोई नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं है तो उसे लागू करना राज्य का कर्तव्य रहेगा। इनके उद्देश्य देख लेते हैं। सामाजिक कल्याण जैसे गरीबी, अशिक्षा और असमानता को दूर करना, आर्थिक समानता यानी संपत्ति और संसाधनों का न्याय संगत वितरण करना, राष्ट्र की स्थिरता और सुरक्षा यानी राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करना, समानता और अवसर यानी सभी नागरिकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना, सकारात्मक राज्य की भूमिका यानी समाज के विकास के लिए राज्य को सक्रिय भूमिका निभाना। आपके जीएस मेंस के लिए आंसर सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आंसर प्रैक्टिस कराई जाती है, उनको आप जरूर देखा करिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको वो मिलते रहेंगे। ऐसे ही निबंध की सीरीज चलाई जा रही है, उसको भी आपको देखना है। भाग 4 के मुख्य प्रावधान क्या हैं।
आर्टिकल 36-37 क्या कहता है, अब हम एक एक करके देखते हैं। 36 कहता है राज्य को नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए निर्देशित करता है। 37 है इन तत्वों को न्यायालय में लागू करने योग्य नहीं माना गया है पर राज्य इन्हें मार्गदर्शन के रूप में अपनाए। ये आपसे पूछा गया था कि कौन सा आर्टिकल कहता है कि यह न्यायालय में लागू करने योग्य नहीं होंगे। 38 क्या कहता है, सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना, कमजोर और पिछड़े वर्गों की सुरक्षा और कल्याण पर ध्यान देना। 39 कहता है आर्थिक न्याय के लिए निर्देश है, सभी नागरिकों को जीवनोपयोगी संसाधनों में समान अवसर, गरीबी और बेरोजगारी कम करना, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था करना, फिर संपत्ति का न्याय संगत वितरण करना। 40 महत्वपूर्ण है, 40 से संबंधित कई बार चीजें पूछी जाती हैं। ग्राम स्वराज की स्थापना करना और स्थानीय स्वायत्तता और स्वशासन सुनिश्चित करना। 41 क्या कहता है, श्रमिकों और गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध करना, वृद्धावस्था, बीमारी और बेरोजगारी में सहायता देना। 42 क्या कहता है, कार्यस्थल पर मानवतावादी परिस्थितियां, माताओं बच्चों के लिए विशेष लाभ। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि कौन सा आर्टिकल उनको यह अधिकार देता है। 43 कहता है कृषि और उद्योगों के विकास में राज्य की सक्रिय भूमिका, नागरिकों के लिए श्रम की उचित परिस्थितियां। 44 कहता है एकीकृत नागरिक संहिता लागू करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना। इस पर मैंने पूरा निबंध आपको करा दिया है, उसको जरूर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। 45 कहता है प्रारंभिक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य होना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा अनुच्छेद कहता है, प्री में कम से कम 20 बार पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए निर्देश। 46 कहता है अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों के लिए कल्याण की विशेष सुरक्षा करना। 47 कहता है स्वास्थ्य और पोषण का ऊंचा स्तर करना, शराब और मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर नियंत्रण लगाना। 48 और 49 कहता है कृषि उत्पादन और पशुपालन के विकास में राज्य की भूमिका और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। 50 इंपॉर्टेंट है न्यायपालिका कार्यपालिका अलग कराएगा, न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र बनाना और लोकतंत्र की मजबूती सुनिश्चित करना। अंत में 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति, मित्रता और सहयोग बनाए रखना, भारत को विश्व स्तर पर जिम्मेदार नागरिक के रूप में प्रस्तुत करना। तो यह हमने सारे अनुच्छेद देख लिए कि किसमें क्या वर्णित है, और ये हमारी परीक्षाओं में अनुच्छेद पूछे भी जाते हैं क्योंकि ये सीधे नागरिकों से जुड़े होते हैं, लेकिन यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। भाग 4 और भाग 3 एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य को मार्गदर्शन देते हैं कि कैसे समाज को न्यायपूर्ण और समृद्ध बनाया जाए। उदाहरण के लिए देखते हैं, अनुच्छेद 21 नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है और 47 नीति निर्देशक तत्व के तहत स्वास्थ्य और पोषण सुनिश्चित करने का मार्गदर्शन देता है, यानी एक दूसरे से जुड़ के चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं है तो उन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य रहेगा। आपकी निबंध सीरीज जो चलाई जा रही है वो सारे एग्जाम के लिए है, यानी चाहे यूपीएससी हो चाहे पीएससी हो, सबके लिए चलाई जा रही है। आरओ के लिए बहुत खास है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको वो सारी क्लास मिलती रहें। निबंध बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हमारा उद्देश्य केवल प्री पास करना नहीं है, मेंस पास करके फिर इंटरव्यू निकालना और फिर नौकरी तक जाना है। तो इसके लिए हमें तैयारी तो साथ में करनी पड़ेगी। कोई फीस नहीं है, बस आपको सब्सक्राइब करना है और सारी क्लास देखते रहना है। भाग 4 का महत्व क्या है, आज के भारत में डायरेक्टिव प्रिंसिपल अत्यधिक प्रासंगिक है। विकासशील देश होने के नाते भारत में गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं। नीति निर्देशक तत्वों से प्रेरित योजनाएं क्या हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, गरीबी उन्मूलन योजनाएं, स्वास्थ्य मिशन, महिला सशक्तिकरण योजनाएं। यह भाग 4 सुनिश्चित करता है कि भारत केवल राजनीतिक लोकतंत्र न रहकर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी बने। इस प्रकार हमने दूसरा, तीसरा, चौथा भाग पढ़ लिया है। आगे का हम आगे पढ़ेंगे, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम पूरा कर लेंगे जल्दी ही। सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर करिए जिससे सबको लाभ हो। पसंद आए तो लाइक करिएगा। 2-3 बार अभ्यास चीज़ों का जरूर करते रहिए। कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया, कोई भी निबंध समझ नहीं आया, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको। तो यह क्लास यहीं तक रहती है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।